हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलुमनाई सीरीज वन मोर टाइम। आज हमारे साथ हमारे बड़े इंटरेस्टिंग एक्स स्टूडेंट हैं हसान अहमद, जो ईवाई न्यूजीलैंड में सर्व कर रहे हैं एज सीनियर एसोसिएट। हसान की जर्नी बड़ी ब्रीफ और बड़ी मोटिवेटिंग जर्नी है कि इन्होंने इसी से 2015 में स्टार्ट किया और ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना इसी से बड़ा अर्ली कंप्लीट किया। ही क्वालिफाइड इन 2018 एंड इन 2022 ये एसीसी मेंबर भी बन गए। इनकी जर्नी में इन्होंने ईवाई में जॉब करी, देन ही सर्व्ड इन पीडब्ल्यूसी एंड करंटली ईवाई न्यूजीलैंड में सर्व कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ब्रीफ जर्नी। क्योंकि बड़े बच्चों की एक मोटिवेशन होती है कि हम अब्रॉड चले जाएं और हमारे पास अब्रॉड के ऑप्शंस खुल जाएं। तो हसान के साथ जो हम आज डिस्कशन करेंगे उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अब्रॉड की जर्नी, न्यूजीलैंड किस तरह गए, और जिसे मैं कहता हूँ बड़ा डिफिकल्ट कंट्री है वीजा ऑब्टेन करने के लिए, तो वहां ये कैसे गए और इनकी क्या जर्नी रही, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पूरी सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बच्चे जो भी चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जिन्हें मैं एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स कहूंगा, वो ड्यूरिंग देयर जर्नी कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कोई आपको डीमोटिवेट कर देता है कि यार जॉब्स नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा। तो ये तमाम सक्सेस स्टोरीज, ये तमाम एलुमनाई की स्टोरीज आप लोगों को मोटिवेट करेगी और आप रिलेट कर सकते हो कि जिस फेज में आज आप हैं उन फेजेस में ये तमाम लोग भी रहे, एंड नाउ दे आर सर्विंग इन सक्सेसफुल पोजीशन। तो सबसे पहले तो मैं हसान का थैंक यू करूंगा कि भाई इन्होंने टाइम निकाला। एंड मैं तमाम एलुमनाई को ये कहता हूं कि भाई बीइंग अ स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट और टीचर्स के लिए टाइम निकालना बहुत आसान है, बट वंस यू हैव क्वालिफाइड और आप अपनी जॉब कर रहे होते हो और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं, उस बीच टाइम निकालना इज रियली इंपॉर्टेंट। और हसान और हमारे टाइम जोन के अंदर ही 8-10 घंटे का फर्क है और इन्होंने इस बीच टाइम निकाला है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू हसान फॉर टेकिंग आउट टाइम। और ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए कर रहे हैं और ये उनकी जर्नी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। हसान, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारे जो चार्टेड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं, जो फ्यूचर के चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, इनको आप थोड़ा सा गाइड करें कि आपकी जर्नी कैसी रही और आज आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर एसीसीए क्या कंट्रीब्यूट करता है। यानी आपकी नजर में वाकई में एसीसीए डूइंग वर्थ इट था और इसने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया है। तो इन दोनों चीजों पर जरा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। First of all, thanks for giving me a chance, sir, to guide students on such a big platform. मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना एसीसीए 2015 में स्टार्ट किया और मैंने मेरा इसी से स्टार्ट करने की स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरी इंटर में परसेंटेज जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे एक स्कूल फ्रेंड थे, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एसीसीए कर रहा हूँ। तो फिर मैंने भी एसीसीए स्टार्ट कर दिया। और शुरू में तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे अकाउंटिंग वगैरह इतनी समझ नहीं आती थी। सो इट वाज लाइक अ रॉकेट साइंस फॉर मी, लाइक डेबिट क्रेडिट हाउ इट गोज ऑन। तो मेरे एग्जाम्स इतने टेस्ट मेरे अच्छे नहीं जा रहे थे। तो इसी की बेसिस पे फिर मैंने मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया। मेरे टीचर ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने मुझे कहा कि नो वन प्लान्स टू फेल बट मेनी फेल्स टू प्लान। उससे वो बात मुझे इतनी क्लिक कर गई कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी है। तो उसके बाद मैंने अपना पूरा जर्नी जब मैंने प्लान किया, मैंने कौन सी डेट को कौन सा पेपर देना है और मैंने किस डेट पे कौन सा पेपर देना है, कब पास हो जाना है ये, और मैंने कब एफिलिएट होना है, मैंने ये तक डिसाइड कर लिया था उस दौरान कि मैंने कब एफिलिएट होना है। और टू बी ऑनेस्ट उसी उसी अटेम्प्ट में जाके मैं एफिलिएट हो गया क्योंकि मैंने प्लान कर लिया था। मैंने अपना पूरा वे ऑफ जर्नी उसी प्लान के मुताबिक गुजारा है। ये थोड़ी मेरी सी स्टार्ट की जर्नी थी, मैंने किस तरह एसी से स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट एसी से किया, तो उसके बाद फिर मैंने एफिलिएट होने के बाद मैंने ईवाई फोर्ड रोड्स में काम किया 1 ईयर इन्वेस्टर एडवाइजरी डिपार्टमेंट। उसके बाद मैंने 2.5 years मैंने पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान में काम किया। Once I became a member in 2022 February, I got a multiple opportunities from overseas. Like I got an offer from Deloitte Luxembourg and I got an offer from EY New Zealand. तो फिर मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो गया कि मैं कौन सा कंट्री सेलेक्ट करूं। तो मैंने फिर अपने कनेक्शन से बात की, मेरे लिंक्डइन पे थे, उनसे मैंने अपॉर्चुनिटीज पूछी, तो मैंने फाइनली EY न्यूजीलैंड को प्रेफर किया उस दौरान। हसन, एक मेरा सवाल है, ये तमाम एलुमनाई ने कहा कि भाई लिंक्डइन से जॉब मिलती है, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं जॉब मिल जाएगी। एक मैं चाहता हूं कि आप गाइड करें क्योंकि आपकी जर्नी में आप जो ईवाई न्यूजीलैंड तक गए और उसमें आपका कहना है कि भाई लिंक्डइन ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। तो क्या करे एक स्टूडेंट, एक लिंक्डइन का अकाउंट बना के छोड़ दे, उसके बाद क्या करे उसमें ऐसा कि वो राइट लोगों तक कनेक्ट हो सके? क्योंकि देखिए, जॉब प्लेसमेंट में मेरा मानना है नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई आपकी नेटवर्किंग, आपका कनेक्शन आपको राइट जॉब तक पहुंचाता है।
तो ये जरूर प्लीज गाइड करें। लिंक्डइन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि फेसबुक तो हम ब्राउज करते रहते हैं, वहाँ इतनी रेलिवेंट चीजें नहीं होती हैं। अगर आप प्रोफेशनल बनने हैं तो आपके लिए लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी ट्रिक है लिंक्डइन पे जॉब वगैरह को सर्च करने के लिए। सबसे पहले तो आपको फॉर्म्स की वेबसाइट वगैरह पे देखेंगे कहाँ जॉब आई हुई है। जहाँ आपको जॉब आई हुई है आपने उसी को वहाँ सर्च करना है लिंक्डइन के ऊपर ही। फॉर एग्जांपल ईवाई न्यूजीलैंड में जॉब आई हुई है, हमने देख लिया पोर्टल पे ईवाई न्यूजीलैंड में जॉब आई हुई है, तो आपने बस वहाँ जाके सर्च करना है ईवाई न्यूजीलैंड, फिर नीचे आप पीपल्स का फिल्टर लगा देना आपने। जैसे आप पीपल का फिल्टर लगाएंगे वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं ईवाई न्यूजीलैंड में सब आ जाएंगे। उसमें से मल्टीपल एसीसीएस भी होंगे, सीएस भी होंगे, आपने उनके थ्रू कनेक्शन बनाना है। जो एसीसीज होंगे आपको फॉरन ऐड कर लेंगे क्योंकि आप भी एसीसी होंगे, सीए वाले भी ऐड कर लेंगे। फिर आप 8-10 लोगों को ऐड करके उनसे जब बात करेंगे, ऑब्वियसली वो आपको रेफर कर देंगे अपनी फॉर्म्स वगैरह में, क्योंकि उनको भी इंसेंटिव मिलता है रेफर होने पे। तो वो बहुत इजीली आपको रेफर कर देते हैं और इससे बहुत इजी हो जाता है जॉब हासिल करना एज कम्पेयर टू अदर जिनका जिनका रेफरल नहीं है। एग्रीड। यानी मैं इसमें कहूंगा कि भाई कम्युनिकेशन करनी है। एक आजकल आपको पता है पाकिस्तान में एक बड़ा रिलक्टेंस है कि यार हम किसी से बात कैसे करें, हम बात कैसे शुरू करें। तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिधर से आप अपनी नेटवर्किंग और एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं कि भाई एटलीस्ट आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे। और जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि रेफरल फीस मिलती है अब्रॉड, तो क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो एचआर एजेंसी यूज नहीं कर रही होती हैं, और वो अक्सर इंडिविजुअल्स को कहती हैं कि अगर हम आप हमें राइट कैंडिडेट तक कनेक्ट करा देते हो तो वील बी पेइंग यूर रेफरल फीस। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अच्छा सन, एक बड़ी हम्म। इंपॉर्टेंट चीज आपने हमारी जो डिस्कशन चल रही थी उसमें हाईलाइट करी थी कि एसीसीएस के लिए न्यूजीलैंड एक बड़ा गुड डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की अपनी चार्टेड अकाउंटेंसी है उसके अंदर एसीसीएस को कुछ क्रॉस मेंबरशिप मिलती है। तो उस पर भी जरा डिस्कशन करें थोड़ा सा, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें गाइड करें कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है और हाउ इज इट पॉसिबल। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो कॉमन बॉडी है वो सी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, इन शॉर्ट वी कैन से CANZ। और इनकी ACCA के साथ MOU साइन हुआ हुआ है। अगर आपके पास ACCA मेंबरशिप के बाद आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप इन दोनों कंट्रीज में रह रहे हैं तो आपको इजीली CA ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिल जाता है। और न्यूजीलैंड इज अ बेटर मार्केट आई कैन से इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंसी एंड PR हेयर, बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटर्स को यहाँ पे स्ट्रेट टू रेजिडेंसी का वीजा है और वो डायरेक्ट रेजिडेंसी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उनको न्यूजीलैंड का पासपोर्ट मिल जाता है तो उन न्यूजीलैंड के पासपोर्ट की बेसिस पर उनके पास ऑस्ट्रेलिया पे भी वर्किंग राइट्स हैं। और उसके लिए कोई फीस वगैरह कुछ नहीं देनी, उन्हें वो सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। और ऑन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूजीलैंड पासपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया अगर आप 4 इयर्स लिव करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी मिल जाती है। ये कंट्रीज बहुत ही फ्रेंडली हैं और ये बहुत इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इन दो कंट्रीज का। और सबसे बढ़ के भाई पासपोर्ट रैंकिंग बहुत अच्छी है, जैसे आप मुझे कह रहे थे कि बहुत आर फोर्थ एंड पासपोर्ट रैंकिंग 5th रैंकिंग पे, 5th या 6th रैंकिंग पे हैं दोनों कंट्रीज। तो वर्ल्ड वाइड ओवरऑल बहुत अच्छी रैंकिंग है। और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, टेम्परेचर्स वगैरह बहुत ना ज्यादा कोल्ड है ना ज्यादा वार्म है, तो ये अ बेस्ट कंट्री टू लिव इन, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं स्टूडेंट्स की नज़र से पूछूंगा वो ये है कि सर हम लोग अपनी ट्रेनिंग कब शुरू करें, यानी हम जो अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो ड्यूरिंग स्किल्स मॉड्यूल शुरू कर लें, वंस वी एफिलिएट उधर शुरू करें, किस लेवल पर हम अपना ट्रेनिंग पीरियड शुरू करें, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ट्रेनिंग, अपना जो ट्रेनिंग पीरियड है मेरे ख्याल से वो आपको इसी से एफिलिएट होने के बाद ही स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपकी बाहर जाने की जर्नी है तो उसके लिए आपका बिग फोर का एक्सपीरियंस बहुत मैंडेटरी है। बिग फोर एंड GT एंड BDO, जो बिग सिक्स होगा, इनका इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको बाहर जाना है तो। और बिग फोर आपको लेती ही तब है जब आप एफिलिएट हो। तो अगर आपको बाहर जाना आपका मोटिव है तो आपको एफिलिएशन के बाद ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो फॉर्म्स की ओपनिंग है वो आई थिंक मार्च एंड सितंबर में आती है, तो आप उसमें अप्लाई करें, उसमें हो जाता है। अगर आपका लास्ट में एक पेपर रह जाता है यानी आप री अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो आप उस दौरान भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी तो होती है पेपर की, आपने बस री अटेम्प्ट करना है उसको। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आसान ये है कि फर्म में क्या एक्सटर्नल ऑडिट में ही आपके हिसाब से जॉब करना जरूरी है, या जैसे आपने रिस्क एंड एडवाइजरी से शुरू किया था अदर डिपार्टमेंट से भी बच्चे को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? ये टोटली डिपेंड करता है पर्सनल के इंटरेस्ट के ऊपर, वो किस इंटरेस्ट में फील्ड में जॉब करना चाह रहा है। मेरे साथ मेरे ACCA में एक बंदे थे जो मेरे साथ, उन्होंने पढ़ा और हमने EY एडवाइजरी में भी एक साथ ही काम किया। वो आज सेम पोजीशन पे EY मेलबर्न के अंदर है। और एक एडवाइजरी में थे, मैं ऑडिट में था। तो फील्ड डजेंट मैटर, आपका जो आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो पैशन है वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक्सटर्नल ऑडिट में थोड़ा सा बच्चे के लिए ट्रेनिंग लेना डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उधर सीए वाले भी आ रहे होते हैं और एक हर बच्चे की पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं एक्सटर्नल ऑडिट में जाऊँ, नॉर्मली उधर नहीं मिल पाती जॉब।
लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर बिग फोर में मिल जाता है कि भाई रिस्क एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट है, उनके जो ईआरपी है, उसकी बड़ी वजह ये है कि उन डिपार्टमेंट्स में सीए वाले बच्चे अपनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आर्टिकलशिप नहीं कर सकते, लेकिन ईसीसी वाला तो किसी भी डिपार्टमेंट में कर लेता है। तो मैंने ये सवाल इसलिए हाईलाइट किया ताकि जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, तो आप अपने दिमाग में लिमिटेशन हटा दो कि भाई मुझे सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट नहीं जाना है। आपको जिस भी डिपार्टमेंट में मिल रहा है और उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसमें एक्सेल करो, और आप उसी के जरिए फिर अपना करियर अगर अब्रॉड बनाना चाहते हो, दूसरे मुल्क जाना चाहते हो, तो दैट इज पॉसिबल। और हम लोग तो पढ़ाते भी हैं कि फर्म्स के जो मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है वो एक्सटर्नल ऑडिट नहीं है, असल में तो एडवाइजरी में ज्यादा अर्न करते हैं। और एडवाइजरी एक बड़ा बिजनेस सेगमेंट होता है कि भाई उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा है, और वो एक फिर एक बड़ा एरिया है। और फिर उससे अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में शिफ्ट होना चाहते हो तो दैट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। अच्छा, एक जाहिर आसान, आपका तो सारा करियर ऑडिट फर्म में रहा, आपके हिसाब से ऑडिट फर्म जाना ही बेहतर ऑप्शन है, या कॉर्पोरेट भी एक ऑप्शन है जो बच्चा कंसिडर करे? मेरे ख्याल से दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपकी गोल्स के ऊपर। आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो या शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। अगर शॉर्ट टर्म में आप देखो तो इंडस्ट्री बेहतर रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो ऑब्वियसली फर्म ज्यादा बेहतर रहती है। आपको इंडस्ट्री में शुरू में ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाता है, फर्म में कम मिलता है। इसका मतलब कि आपको फर्म ज्यादा लॉन्ग टर्म करियर रिवॉर्ड करेगी। तो अगर आप फर्म में टाइम स्पेंड करते हो तो फिर आपको इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी पे स्केल मिल जाता है, क्योंकि आपने शुरू में बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है इसमें। हसान, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि एक बच्चा जो भी पढ़ रहा है, वो इसी से कर रहा है, वो ज़ाहिर है मैं आपको बताऊं, वो आइडियलाइज करता है कि यार ये बंदा 2015 में शुरू किया और माशाल्लाह नाउ इन 2023 सर्विंग इन न्यूजीलैंड। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सर्व कर रहे होते हैं। तो एक सवाल होता है इन बच्चों का कि सर हम ड्यूरिंग स्टडीज क्या ऐसे स्किल्स में अपने आप को किन स्किल से इक्विप करें कि भाई हम ईआरपी सीख लें, हम एक्सेल सीख लें, जो हमें मार्केट में आउटस्टैंड कराएगा, हमें डिफरेंशिएट कराएगा अदर कैंडिडेट से, और हमारी सीवी दूसरों से अलग नजर आएगी। तो हम किन स्किल्स पर अपने आप को इक्विप करें और किन स्किल्स को लर्न करने में ज्यादा वक्त स्पेंड करें अलॉन्ग विद आवर क्वालिफिकेशन? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक्सेल ही होता है आपकी पूरी लाइफ के अंदर, क्योंकि एक्सेल में आप सब बहुत सारे काम आप एक्सेल पे ही कर रहे होते हो। और ईआरपी के अंदर ये है कि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ईआरपीज होते हैं, तो आप कितने ईआरपी सीख लोगे। तब आप इंडस्ट्री जाते हो, फर्म जाते हो, तो वहीं आप रेलेवेंट ईआरपी सीख के अपनी ग्रोथ को आप देख लेते हो। बाकी जो चीजें मैटर करती हैं, सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है मेरे ख्याल से, और बंदे का माइंडसेट बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इस फील्ड का स्कोप है, इस डिपार्टमेंट का स्कोप है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि स्कोप फील्ड और डिपार्टमेंट का नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है हमेशा। वो अपने आप को किस तरह देख रहा है, उसका माइंडसेट किस तरह से। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा इसमें, कि दो बंदे हैं, दो ही बंदे एनईडी से पढ़े, दोनों इंजीनियर हैं। एक इंजीनियर आपको टॉप पोजीशन पे मिल जाएगा और एक इंजीनियर आप जो स्ट्रगलिंग फेस में होगा। तो इसमें फील्ड का तो मैटर नहीं होने से, तो बंदे का मैटर हो, बंदे का माइंडसेट किस तरह का था। एग्रीड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं जब हमेशा ही कहता हूँ कि यार जब मैं टीचिंग शुरू करी थी लव नाउ 15 years बैक, तो लोग कहते थे यार टीचिंग में क्या करियर है, टीचिंग में क्या पैसा है। तो आज हमने टीचिंग से ही सब कुछ कमाया है, और हमारे साथ के लोगों से हम बहुत आगे हैं, लेकिन जाहिर है उसमें हमने ये देखा कि यार टीचिंग में करियर है। यानी मैं, सुभान भाई मेरे मेंटोर रहे, तो मैं सुभान मिर्चा वाले से हमेशा कहता था कि यार सुभान भाई टीचिंग में क्या करियर है? वो कहते थे वैसे क्यों करियर नहीं है भाई? मैं कहता था एक क्वालिफिकेशन खत्म हो गई फिर हम क्या करेंगे? बोला ऐसा कुछ नहीं, बोला तुम टीचर हो, तुम स्पीकर हो, बोला तुम कहीं भी खड़े होगे, तुम बात करना शुरू करोगे, वैल्यूएबल होगी। और अभी सुभान भाई जैसे अमेरिका शिफ्ट हुए है 7-8 years बैक, तो उधर तो टीचिंग बहुत कम ही कर रहे हैं, लेकिन वो जब फेसबुक वीडियो भी बना रहे होते हैं और वो जब अपनी सोशल मीडिया पर भी काम कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि यार वो मेरा कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल ही है जो मुझे हेल्प आउट कर रहा है। तो आपका विजन और आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप उस चीज को किस तरह अप्रोच करें और आप अपने आप को मोटिवेट किस तरह रखते हैं। हसन, एक एक आखिरी और सवाल है कर देता हूँ कि जॉब मार्केट कैसी है? जैसे आपने तो लोकल मार्केट में भी जॉब की, आपने इंटरनेशनल मार्केट में भी जॉब करी, आपके ओपिनियन में आज के दिन जॉब मार्केट कैसी है, स्पेशली न्यूजीलैंड जहां आप सर्व कर रहे हो, और ओवरऑल आपके ख्याल में जो आपके दोस्त एफिलिएट हुए, जो मेंबर बने, कोई ऐसा जो अनएम्प्लॉयड हो, किसी को जॉब ना मिल रही हो, या सब अच्छी पोजीशंस पे, और आपका मार्केट की रीडिंग क्या है? मेरे ख्याल से तो एसीसी की बहुत बिग मार्केट है ओवरऑल, क्योंकि एसीसी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। और एसीसी की जो एमओयू साइन हुए, मल्टीपल मल्टीपल क्वालिफिकेशन, मल्टीपल सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ साइन हुए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जॉब आती है तो उसके अंदर लिखा होता है CAANZ एंड एफिलिएटेड क्वालिफिकेशन विच इज एसीसी इटसेल्फ।
तो आप एसीसी हो तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। यूरोप में बहुत बड़ी मार्केट है एसीसीएस की, क्योंकि मुझे जॉब ऑफर्स थी वहां से काफी, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। कनाडा में इतनी नहीं है, पर यूरोप और इस रीजन में बहुत ज्यादा है। इट्स पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी मार्केट है एसीसीएस की, तो क्योंकि बहुत जॉब्स आती हैं वहां पे भी। एग्रीड हसन। एंड आई थिंक कि आपने जो डिस्कशन करी वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, और आपने स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी दे दी कि देखो यार, अगर बाहर जाना है ना तो थोड़ी फर्म की एफर्ट करो, और डिपार्टमेंट्स की जिद ना करें, अपने इंटरेस्ट को देखें, जॉब अवेलेबिलिटी को देखें और ज्वाइन करें। और इंटरनेशनली देर आर टू मच जॉब्स अब, क्योंकि मैं ये देखता हूँ पोस्ट कोविड आपको पता है जॉब ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फुल टाइम जॉब का रुझान कम हो गया है, जो फुल टाइम जॉब का कल्चर था। तो अब जो लोग फुल टाइम जॉब के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली इजी जॉब्स मिल रही हैं। सो वंस अगेन थैंक यू हसान फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आई बिलीव कि ये जो सीरीज है, ये जो वीडियोस हैं, ये एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स को मोटिवेट करेंगी और उन्हें गाइड करेंगी कि भाई उन्हें अपनी जर्नी किस तरह कैरी आउट करनी है। एंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हसान ने एक और बोली कि पहले क्वालिफाई हो जाएं, एफिलिएट हो जाएं पहले, और कोशिश करेंगे ये जर्नी अपनी 2-2.5 साल में पूरी करें, ताकि फिर आप अपनी जॉब की जर्नी की तरफ जाएं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस, एंड आई होप कि एलिमनाई सीरीज आपको वैल्यू ऐड कर रही होगी। हम इसी सीरीज को इस तरह कंटिन्यू करेंगे, हम हर वीक एक वीडियो अपलोड करते हैं एलिमनाई सीरीज की, ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको गाइडेंस मिलती रहे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।